गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपका एग्रोमेट्रोलॉजी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज है और आपके जो नॉलेज है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सही से एग्रोनॉमी नहीं समझ सकते। इनफैक्ट जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक सा सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी है। आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, आप एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो। इसका एम यही होता है कि आपको थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्रॉप को आप कल्टीवेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉप्स के यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमको जब तक हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्रॉप्स को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, उससे फ़ायदा नहीं ले सकते। ठीक है, तो एग्रोमेट्रोलॉजी हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको छोटा सा काम करना है कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप जाइए तुरंत उसे ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप कुछ वहाँ पे क्विजेज़ होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितना चीज़ों को सीखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस हैं और कितना अमाउंट में वो अवेलेबल है। वो फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन आपका 21% है, नाइट्रोजन आपका 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ये सब आपको पता है, ये बताने की बात हम ज़रूरत नहीं समझते। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से लेयर प्रेजेंट है और कौन से लेयर में क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाना है। आप कुछ मत कीजिए, जहाँ पे भी आप हो वहाँ से आपको मैंने एक शक्ति दे दी। चलो ठीक है, आपको उड़ने का मन कर, आप एरोप्लेन मत लो, आपको मैंने उड़ने की शक्ति दे दी, आप उड़ सकते हो। तो आपको बट उड़ना है वर्टिकल, नॉट हॉरिजॉन्टल। आपको वर्टिकल उड़ना है, तो आप वहाँ से उड़ना स्टार्ट किए। तो जब उड़ के ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपका मुलाकात होगा ट्रोपोस्फेयर से। तो आप ट्रोपोस्फेयर से कुछ बातें करेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिना बातें करके निकल जाओगे, बात तो करना पड़ेगा आपको। तो बात करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर से कुछ बातें आपको पता चलेगा। बोलेगा सर हम ना 8 से लेके 18 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, बट सर हमारा दिक्कत ये है ना कि हमारा जो वर्टिकल वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा नैरो है, और वाइड सेक्शन जो है वो थोड़ा सा, जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ऑन एन एवरेज है वो 12 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो फिर जितने भी ये बताएगा आपको कि हमारे यहाँ जितना भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होता है सर, हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये सब हमारे ही लेयर में होता है। ठीक है, और सर जैसे हमारे ऊपर जाओगे ना, आप अभी और ऊपर जाओगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। तो दैट मीन्स कि ट्रोपोस्फेयर में जितने भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं वो होता है। साथ में जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होने लगता है। कितना कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा, जिसको हम लैप स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर आप ट्रोपोस्फेयर से जैसे हो ऊपर जाओगे तो आपका मुलाकात होगा स्ट्रेटोस्फेयर से, जो कि 50 किलोमीटर तक का होता है। और फिर जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाओगे 20 किलोमीटर में पहुंचोगे तो आपका फिर ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, आपका 30 किलोमीटर तक चलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो ओजोन लेयर की मोटाई है वो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कितना होता है, 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम हो रहा था। कितना कम हो रहा था, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। देखो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद करना है, बात के लिए कुछ नहीं। ठीक है, फिर आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और सबसे गर्म लेयर कोई है तो वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। तो आपको दो ही याद करना है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कि सबसे गर्म लेयर है, और ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि हमारे सोलर रेडिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट भी रेडिएशन होते हैं और कुछ हार्मफुल रेडिएशन होते हैं। अब जो हार्मफुल रेडिएशन तो होता है उसमें आपका यूवी रे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब ये यूवी रे जो होता है वो 3 टाइप का होता है, यूवी रे ए, यूवी रे बी, यूवी रे सी। ठीक है। यूवी रे ए जो होता है वो थोड़ा बहुत स्किन का प्रॉब्लम करता है, लाइक आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बी जो होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है और सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम बोलें कि अल्ट्रावायलेट सी जो है वो हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचने लगा ना, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें म्यूटेशन कॉज करेगा और सारे के सारे लिविंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। तो सोच सकते हो कि ओजोन लेयर हम जो हमारा जो लिविंग सिस्टम है, हमारा जो अस्तित्व है उसको बचाए हुए है। तो इसलिए हमको ओजोन लेयर को बचाना है, पॉल्यूशन थोड़ा कम करना है, ताकि ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो बना रह सके और ये हमको प्रोटेक्ट करता रहे। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ओजोन जो हमारा अल्ट्रावायलेट सी है वो उस हमारा ओजोन लेयर उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, उसको अर्थ सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है। फिर आप ऊपर जाओगे तो आपका मुलाकात होगा मीजोस्फीयर से, जो कि 80 किलोमीटर तक है। और फिर आपको ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर आपका कम होने लगेगा, पहले कम हुआ फिर बढ़ा फिर कम होने लगेगा। तो सबसे कूलेस्ट लेयर जो होता है आपका मीजोस्फीयर होता है। फिर ऊपर जाओगे तो आपका मुलाकात होगा थर्मोस्फीयर से, जो कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दैट मीन्स कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और आपको यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि थर्मोस्फेयर में होता है आइनोस्फेयर, जहाँ से हम रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक लेयर, या आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ से पहले क्वेश्चन आता था, अब इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं हम सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसका आउटर लेयर है। और हम आउटर लेयर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया लेते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे सोलर कांस्टेंट आपको ये बताता है कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो आपने लिया है, इस पे पर मिनट कितना सन रेडिएशन फॉलो इस पे आ रहा है, कितना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पर मिनट कितना सोलर रेडिएशन फॉलिंग कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखिए लिखा हुआ है क्या है कि एनर्जी फॉलिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑन आउटर एटमॉस्फेयर इन पर मिनट। तो इसकी अगर वैल्यू आप याद करेंगे तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एनर्जी जो है वो पर मिनट इतने एरिया में फॉल करता है। ठीक है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि कोई बहुत लोग पूछ देते हैं कि यार अर्थ से लेकर सूर्य तक की दूरी कितनी है, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर आपको मुंह पे होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो। नो, नेक्स्ट आता है सोलर रेडिएशन। सबको पता है कि जो हमारे सन से जो रे निकलते हैं उसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, और ये ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और इसका यूनिट जो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर हम इनको जो इनके रे निकलते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका गामा रे सबसे जो कम होता है आपका गामा रे होता है, फिर एक्स रे होता है, यूवी रे होता है, विजिबल रे होता है, इंफ्रारेड होता है, फिर आपका रेडियो वेव्स आता है। जो आपके गामा रे होते हैं, एक्स रे होते हैं, यूवी रे होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। ठीक है। जो आपका इंफ्रारेड हो गया, चाहे रेडियो वेव्स हो गया, ये हीटिंग इफेक्ट को कॉज करते हैं और ये लॉन्ग वेव्स रेडिएशन होते हैं। तो हमारे जो काम का है वो है आपका विजिबल रेस। विजिबल रेस के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें कितने रेडिएशन होते हैं, तो इसमें 7 रेडिएशन होते हैं। ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी होती है, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, देखो आप अगर 400 नैनोमीटर से कम जाओगे, जैसे 300 पहुँच जाओगे, चाहे 350 नैनोमीटर पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपका यूवी रेज हो गया, एक्सरे हो गया, आपको दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है। आप नोटिस किया होगा कि आपको यूवी रेज हो गया, चाहे आप एक्सरे कराए होंगे, तो वो रे आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर जैसे कि आप 700 नैनोमीटर से ऊपर जाओगे तो ये भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते। ठीक है। तो हम जो हमको दिखाई पड़ता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक का है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। ये हमको ये होता है विजिबल है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें जो है वो 7 रेडिएशन कौन कौन सा होता है, विबज्योर आपने नाम सुना है। हाँ, इसमें वाइट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ठीक है, आपने सुन रखा है। तो पार क्या होता है सर, अब देखो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है ना, इसको हम पार बोलते हैं। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। इसको मेजर करते हैं क्वांटम सेंसर से। इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये क्रॉप प्रोडक्शन में कितना परसेंट शेयर करता है, 1 से 2% शेयर करता है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, मेरा बैटरी डाउन हो गया, इसलिए हम जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, तो देखिए आपको पता है कि सन जो है वो उनका रे
जो हमारा आता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और कुछ रे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और इसको हम एल्बिडो के नाम से भी जानते हैं, और जिसका यूज़ हम रिमोट सेंसिंग में करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट रे होंगे जो कि आपके क्लाउड से, हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, उससे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो कि हमारे अर्थ सरफेस क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार क्या होता है कि गर्मियों में भी क्या होता है, आपको रात गर्मियों के मौसम में या फिर रात में भी आपको गर्मी लगती है। क्यों ऐसी लगती है? क्योंकि दिन के टाइम में क्या करता है हमारा अर्थ, सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में उसको रिलीज़ करता है, इसलिए आपको रात में भी गर्मी लगती है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर अगर हम एल्बिडो की बात करें फॉर्मूला, तो क्या होता है कि जित आपका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन इनटू 100, ये होता है एल्बिडो का फॉर्मूला। और आपको पता है कि जो ब्लैक सरफेस होता है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बहुत ही कम करेगा। और वाइट बॉडी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है ना। जो क्रॉप सरफेस होते हैं या फिर जो सॉइल होती है वो 20 to 30% ये क्या करता है, सो रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जबकि जो फ्रेश स्नो होता है, मतलब देखे होंगे कि जो आपका स्नो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, वो 75 to 95% रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो वाटर होता है वो 3 to 10% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके, पायरोनोमीटर, वो इनकमिंग रेडिएशन को ये मेज़र करता है, ठीक है। पायरोमीटर जो है वो डायरेक्ट बीम ऑफ रेडिएशन को मेज़र करता है, और क्वांटम सेंसर जो है वो पार को मेज़र करता है, ठीक है। चलिए, लाइट बहुत जल्दी आ गई और अब शायद चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले बार देखा था इंस्ट्रूमेंट तक, है ना। अब आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे जो वेरिएबल कोई फैक्टर है तो वो आपका टेम्परेचर है, जो कि हमेशा ये वेरी करते रहता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट से आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है F-32 इंटू 5/9, ठीक है। इसे आप फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि कूल सीजन क्रॉप का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, या फिर जो आपके कूल सीजन क्रॉप्स होते हैं उनको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो वार्म सीजन क्रॉप होते हैं उनको कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 30 to 38 डिग्री सेल्सियस। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो, ऐसे क्रॉप जिसको थोड़ा सा कम तापमान चाहिए, जो कूल सीजन क्रॉप है ना, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 30 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट से फिनोमेनो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका रेडिएशन। रेडिएशन आपको पता है कि सनलाइट जैसे हमारे किसी मेटल पे या फिर किसी सरफेस पे पड़ता है उसको हीट कर देता है, ठीक है। अगला आता है आपका कंडक्शन। आप कंडक्शन में क्या करिए कि आप आग लगाइए, आग लगा के आपने कहीं पर नोटिस भी किया होगा, आग लगाए आप और फिर आप रोड को पकड़िए और उस आग में डालिए, पूरा पूरा नहीं डालना है आपको, सिर्फ जिधर आप पकड़े वो उसके अपोजिट जो एंड है उसको आप आग में डालिए। आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम के बाद आप जिधर पकड़े वो भी गर्म हो गया, तो कंडक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। फिर अपने होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, आप गर्मी ठंडों के टाइम पे क्या करते हैं, आप आग को जलाते हैं और जस्ट उसका बगल में बैठ जाते हो, तो आप तो आग को छुए नहीं हो, तो फिर भी आपको गर्मी का एहसास कैसे होता है, तो गर्मी का एहसास इस तरह से होता है कि आप आग लगाए, आग का जो ऊपरी लेयर होता है वो क्या करता है, हवा उससे कांटेक्ट में आएगा, गर्म होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आप जस्ट बगल में बैठे हो तो वो हवा आपसे टकराएगी और आपको गर्म का एहसास होगा, ठीक है। इस तरह से वाटर में क्या होता है, जब वाटर आप गर्म करते हो तो ऊपर का जो एयर होता है वो नीचे की तरफ आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर गर्म होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है ना। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और ऐसे ही आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो पहला आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर, एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम थर्मोमीटर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करता है बट मिनिमम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम थर्मोमीटर में जो मटेरियल यूज़ होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम थर्मोमीटर में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपका मरकरी होता है, और मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इससे हम मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 356.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट इसका जो लिमिटेशन ये है कि इनका फ्रीजिंग पॉइंट
-38.33 डिग्री सेल्सियस है। जैसे यहाँ पे -38 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो तो यह इसका जो मरकरी है वो जम जाएगा। फिर आप तो जब जम जाएगा तो फिर रीडिंग आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, बट ये हाई टेम्परेचर को इजीली मेज़र कर लेता है लेकिन लो टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा, जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए जो थर्मोमीटर में मटेरियल यूज़ करते हैं वो मरकरी होता है। ठीक है, और जो मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है आपका अल्कोहल, जिनका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, -114 डिग्री सेल्सियस। आप इतना पे जाओगे तब जाके ये जमेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 2 पॉइंट यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि थर्मोमीटर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है वो मरकरी किया जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो अल्कोहल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका थर्मोकपल आता है, थर्मोसिस्टर आता है जिससे हम सॉइल के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो आता है वो आप अपने, अगर आपका कॉलेज आप देखे होंगे तो उसमें ये होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाना है, मतलब जो जिसका आप तापमान ले रहे हो, मोस्टली इससे हम लीफ कैनोपी वगैरह का हम तापमान लेते हैं। जैसे आपको मैं बोला कि आप इस लीफ का तापमान बताइए कितना है, तो उसके लिए आपको उससे कांटेक्ट में जाना, आपको इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ करना है, इससे रे निकलेगा और जिसका आपको चाहिए तापमान उस पर आप उसको मारिए और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको रीडिंग दे देगा कि इसका तापमान इतना है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपको पता है कि हमारा अर्थ सरफेस है, हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका कुछ ना कुछ मास या वॉल्यूम होगा, है ना। अभी क्या करें, ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ सरफेस को ये पकड़े हुए है, तो अब हमारा एटमॉस्फेयर कितना हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट का। जैसे आप हाइट ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जैसे ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको अब मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको सबको पता है, हाइग्रोमीटर होता है आपका, सैक्रोमीटर होता है, और ये मेजर करता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको ये मेज़र करता है आपका हाइग्रोमीटर। अब जो आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बट हम तीनों को बता देते हैं होता क्या है। लेट्स इमेजिन कीजिए कि एक क्यूब है, ये क्यूब जो है वो उसका वॉल्यूम 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर नहीं बोल सकते, 1 मीटर स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बोल सकते हो आप, हाँ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट भी तो होगा, तो 1 मीटर क्यूब इसका मान के चलिए, ऊपर थोड़ा सब सही कर लीजिएगा। और इसका वॉल्यूम जो है वो एयर का वो भी कितना है, 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, समझ रहे हो। अब इस जो आपका क्यूब है इसमें आप एयर को फिल कर दीजिए। अब एयर में क्या कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, कुछ गैस होंगे, कुछ वेपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में मोस्टली हम क्या मेजर करते हैं, इसमें हम अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर वेपर का वेट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। अब सपोज हम मान के चलते हैं कि आपने वाटर वेपर को वेट किया, उसका जो वैल्यू ऑफ 500 आ गया। ठीक है, और जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना है आपका, 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, फिर उसको आप डिवाइड कर देंगे तो 500 ग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो कुल मिला के एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो फार्मूला होता है वो आपका पहले क्या करना है कि वाटर वेपर का वेट लेना है, फिर वॉल्यूम का जो हमारा एयर का जो वॉल्यूम है वो देखना है आपको। ठीक है, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो फिर आपको वही काम करना है, और इसका जो इसमें क्या करेंगे उसके वेट को लेंगे। ठीक है, वेट ऑफ एयर, वाटर वेपर लेंगे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर लेंगे। अब एयर में क्या, डस्ट भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, वेपर भी आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम बाई केजी। ठीक है, अगर हम बात करें फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मैं बताता हूँ समझाने का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसमें आपको ये बताता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना वेपर परसेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर जितना ज़्यादा आप सपोज़ कि एक आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि कुछ आपके जो वेपर हैं वो वहाँ पे जाके क्या होते हैं,
एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। बट कुछ समय ऐसा तो आएगा जब आपके एटमॉस्फेयर में कंप्लीट सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो 100% जो है वो वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर आपको वाटर वेपर जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और फिर वो बाद में वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरता है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेचुरेशन इनटू 100। इसको हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100 के मतलब परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। हर जगह का अलग अलग होता है। आप अपने गूगल में पे जाएंगे, अब देखिए आपके यहाँ पर कितना ह्यूमिडिटी चल रहा है, वही आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। दैट मीन्स कि आपके हवा ने इतने मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके रखा है। ठीक है, वही क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जो सबसे बेटर माना जाता है वो आपका 40 to 60% ह्यूमिडिटी एटलीस्ट होनी चाहिए क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था फ्रेंड्स कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। हमने बेसिक बेसिक बातें करी हैं, आप सब ने इसको कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉनसून एंड क्लाउड्स, कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं। तो होप्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सब ने पढ़ रखा है ना। तो फ्रेंड्स आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में क्विजेज़ को जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।